ओम शांति। तो हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी सिलू बहन, जो कि उनके जीवन के परिचय के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। और साथ में हैं ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी। हमारे सिलू दीदी भारत के आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में आपका जन्म हुआ मुंबई में, और आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया मुंबई से ही। उसके बाद जब आप 12 साल की आयु में के थे तो ज्ञान के संपर्क में आए 1960 में। फिर 1969 से आप सेंटरों पे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद सेवाएं देने लगे, और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में 1976 में आपने अपनी सेवाएं माउंट आबू में देनी स्टार्ट की। वैसे एक एजुकेशन विंग है, उसके आप कोऑर्डिनेटर हैं, और लगभग 60 देशों से भी ज़्यादा आपने अपने सेवाएं दी हैं। वहाँ जाकर के लेक्चर्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स, तो और ख़ासकर जो हमारे रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, टीवी न्यूज़पेपर इंटरव्यूज़, जैसे जी टीवी, सोनी टीवी, ईटीसी, आस्था, संस्कार, जागरण, ऐसे अनेक प्रोग्रामों में आपने स्ट्रेस फ्री लिविंग, पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ मास्टरी, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड राजयोगा को कैसे हम यूज़ करें अपनी लाइफ में, तो ऐसे आपने अनेक वक्तव्य दिए हुए हैं। आप हिंदी, इंग्लिश, सिंधी तीनों भाषाओं में फ्लुएंटली अपनी सेशंस कराते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से सिलू दीदी का वेलकम। हमारे बीच में सूर्य भाई जी, आप 1950 में मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ, और ज्ञान में आप 1964 में आए। हेडक्वार्टर में 1968 से आप हेडक्वार्टर में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आप जितने भी भंडारे देख रहे हो, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, पांडवन, वहाँ के भोजन की व्यवस्था जो आप देखते हो, सभी का संचालन भाई जी के द्वारा होता है। आपको चाणक्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 2015 में। लगभग 21 देशों से भी ज़्यादा आपने सेवाएं दी हैं, और टीवी में भी आपने देखा होगा, काफ़ी भाई बहनों ने इनके समाधान करके कई प्रोग्राम्स आते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपनी सेवाएं देते हैं। अब क्योंकि मैं खुद भी ज्ञान सरोवर से हूँ, तो देखते हैं कि इनकी जब भी यहाँ क्लास होती है तो कुछ ना कुछ हमेशा नवीनता हमें मिलती है। कोई पुरुषार्थ के लिए कोई ऐसी पॉइंट्स मिलती हैं जो कितना भी व्यक्ति स्ट्रेस लेकर के आए, लेकिन इनकी क्लास के बाद एकदम व्यक्ति रिलैक्स फील करता है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं जो सूर्य भाई हमारे बीच में हैं, और आज क्वेश्चन आंसर के द्वारा आपको अपने अनुभव से ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो अनेक किताबें पढ़ने के बाद भी हमें समझ में नहीं आते हैं। तो पुनः सूर्य भाई का भी बहुत बहुत वेलकम। Myself, BK Dr. Jagbir Singh, I am coordinator of sports wing in Mount Abu, और ज्ञान सरोवर में ही 1995 से मैं समर्पित रूप से सेवाएं दे रहा हूं। तो आपके बीच में मुझे आने का बहुत सौभाग्य मिला। बीच में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ब्राज़ील ओलंपिक में भी 2016 में भेजा था एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। तो थैंक यू सो मच। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, 4 क्वेश्चन हैं। अगर और भी कोई अपना ऐसा क्वेश्चन, अपनी कोई प्रॉब्लम है वो बताना चाहते हैं तो यहाँ स्टेज पे पहुँचा सकते हैं। लेकिन मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, जो हाउ कैन वी हील रिलेशनशिप थ्रू राजयोगा? राजयोगा रिलेशनशिप में कैसे मदद कर सकता है? तो मैं आदरणीय सिलू दीदी से उनके विचार जानना चाहूँगा। तो ऐसे ही अल्टरनेट हम
पूछते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर जो बीच बीच में आएंगे। तो ओवर टू सीलू दीदी, हाउ वी कैन यूज़ राज योगा इन पैचिंग अप आवर रिलेशनशिप, हाउ टू मैनेज आवर रिलेशनशिप। ओम शांति। वैसे कहा जाता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, समाज के बीच में उसे रहना होता है और परिवार के बीच में वो रहता है। तो सामाजिक प्राणी, परिवार में रहने वाला प्राणी तो ज़रूर संबंधों में आता ही है। हम अकेले तो रह नहीं सकते, वैसे भी नहीं रह सकते, इसलिए परिवार हमारे लिए बहुत ही महत्व का स्थान है। होम स्वीट होम हम कहते हैं। तो घर में आए जैसे रिलैक्स हो गए, आनंद की अनुभूति होती है, शांति मिलती है। लेकिन हम आज के माहौल में देख रहे हैं कि मनुष्य जैसे ही घर पहुंचता है, वो सुख, शांति, प्रेम, आनंद उसे मिले, वो बहुत कम अनुभव करते हैं, क्योंकि संबंधों में अनबन है, संबंधों में कड़वाहट है। तो राजयोग के द्वारा हमारे जीवन में वो गुण आते हैं जिससे हम बहुत सहज रूप से अपने संबंधों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज मनुष्य अपनी कमी, कमज़ोरी सुनना नहीं चाहता है। भले चाहे कितनी भी उसमें कमी हो, और अगर कोई उसे ये बताए कि इसको ऐसे सुधारो, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सहन करने की ताकत नहीं है। सहन शक्ति का एक बहुत बड़ा अभाव हम समाज में देख रहे हैं, और परिणाम स्वरूप हम बदलना भी नहीं चाहते, सहन भी नहीं करना चाहते, सामने जवाब देते हैं। तो हम देखते हैं कि परिवारों में जो आधे झगड़े होते हैं वो हमारी बोल के कारण होते हैं। वो बोल ही हमारे द्वारा, हमारे मुख से जो निकलते हैं, वो सब झगड़े उत्पन्न करते हैं। लेकिन राजयोग के माध्यम से एक तो हमारे अंदर सहन शक्ति आती है, क्योंकि हमें भगवान ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। उस ज्ञान के आधार से हम सहज ही सहन कर लेते हैं। ज्ञान हमें क्या दिया है कि ये संसार एक रंगमंच है, इसमें हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है, हर एक एक्टर है, हर एक के संस्कार अपने अपने हैं, और कर्मों का भी हमें ज्ञान दे दिया है कि जो करेगा वो तो पाएगा ही। और तीसरी बात, हमें आत्मा का ज्ञान देकर आत्मा की रोशनी बढ़ाई है कि हम आत्माएं तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप हैं। हम शांति के सागर परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमारे मुख से कोई ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो किसी को दुख दे। एक बहुत बड़ी समझ हमें मिलती है। तो जब हम ये महसूस करते हैं हम एक शांत स्वरूप आत्मा हैं, शांति के सागर परमात्मा के बच्चे हैं, हमारा असली धाम तो शांति धाम है, हम यहाँ आए ही हैं शांति फैलाने। तो जब ये महसूस करते हैं तो हमारी सोच, हमारी बोल, हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ हो जाते हैं, जो सचमुच परिवार एक ऐसा सुखद परिवार बन जाता है। वो हमने अपनी आँखों से देखा है। कैसे घरों में झगड़े होते थे, लेकिन जैसे ही सबने ये ज्ञान लिया, राजयोगी बने, उनका घर जैसे स्वर्ग हो गया। तो ये अनुभव की बातें हैं, जो अनुभव युक्त आत्माएं वो सुना सकती है, कैसे राजयोग से परिवार में सुख शांति आती है, हमारे रिलेशनशिप्स, संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। ओम शांति।
बी के सूर्य भाई जी, आपके लिए क्वेश्चन है। मेरा बेटा किसी की बात नहीं मानता है, सिर्फ अपने दोस्तों की और अपने आप को अपने मन की ही करता रहता है। उसके लिए माता पिता अध्यापक संबंधी कोई मायने नहीं रखते, सभी को दुखी करता रहता है, पढ़ने में एकदम बेकार है, लेकिन सपने बहुत ऊंचे देखता है। तो इस बच्चे के साथ हम क्या करें? तो ये किसी का क्वेश्चन आया है तो ओम शांति। तो सारी गड़बड़ बच्चे की है। यहाँ राजयोग में हमारी जो एजुकेशन है, स्पिरिचुअल एजुकेशन, उसका एक लक्ष्य होता है मनुष्य को देवता बनाना। तो मुझे क्वेश्चन सुन के ऐसा लगा कि इसको तो मनुष्य से देवता बनाना ही पड़ेगा। पढ़ाई में ध्यान नहीं, इसके कारण आजकल का मोबाइल, उससे बुद्धि का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। आजकल जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है उसके अनुसार तो मोबाइल जो बहुत समीप रखते हैं ना, उससे ब्रेन श्रिंक होता है, सिकुड़ते हैं। और बच्चों को जो माताएं दे के रखती हैं वो बहुत ही नुकसानदायक है, इससे बचना चाहिए। अब मेरे पास तो मैं आपको बताऊं तो जब से समाधान शुरू किया था, रोज ही 4-5 केस संबंधों की कड़वाहट के आते हैं, और ऐसे भी बहुत आते हैं। तो ऐसे बच्चों को जगाने के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट बात होती है। ये एक का क्वेश्चन नहीं, ये शायद करोड़ों स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा आजकल, कि बच्चे माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनते, उनकी कंपनी बहुत बुरी हो गई है, वो बहुत समय मोबाइल पे बिताने लगे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। फिर भी क्योंकि मोबाइल पे कुछ अच्छी बातें मिलती हैं तो उनके स्वप्न बहुत ऊंचे होते हैं, हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ऐसे में पहली बात मैं कहूँगा माँ बाप को कि वो अपने ऐसे बच्चों को केवल ऑर्डर से हैंडल करने की कोशिश न करें, आदेश देना, क्योंकि आदेश में पीछे ईगो समाया होता है और एक का ईगो दूसरे के ईगो को जगाता है। बाप यदि कहेगा पढ़ता नहीं है, घर से निकल जा, तो बच्चा भी सामना करेगा, वो भी कुछ बोलेगा। वो ये बोल देता है घर मेरा है, तू निकल जा, सम्मान तो रहता नहीं। तो पहली चीज के केवल आदेश, एक ईगोइस्टिक एटीट्यूड। और माँ बाप की बात ठीक है, वो देखते हैं दूसरों के बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे फील्ड में जा रहे हैं, तो हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। यहाँ ईश्वरीय ज्ञान में हम सबको एक चीज़ सिखाई जाती है जिसको हम स्वमान कहते हैं, जिसकी शुरुआत सीलू बहन ने भी कुछ सुनाई, आप सुन रहे होंगे। मैं आत्मा पीसफुल हूँ। ऐसे ही हम भगवान के बच्चे हैं तो हम महान हैं। तो पहला काम करेंगे, अपने बच्चे के प्रति अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे। मैं जो कुछ आपको यहाँ कहूँगा वो बहुत सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर होंगी और आप उनको आराम से समझ जाएंगे। सवेरे उठकर आप अपने बच्चे को इस दृष्टि से देखेंगे कि ये आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मूल रूप से वो अच्छा है, किसी बुरे संग में उसकी ये गिरावट आई है। ये बहुत अच्छी आत्मा है, आई लव हिम। थोड़ी लवफुल फीलिंग देंगे उसको, क्योंकि इसमें घृणा भाव बीच में आ गया है। आई लव दिस पर्सन, आई लव माई चाइल्ड, ऐसा पर्सन दे के फिर सवेरे उसको कुछ थॉट्स देंगे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें अपने भविष्य को बहुत सुंदर बनाना है, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा, थोड़ा पढ़ाई पर अब ध्यान दो, ये टाइम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे अच्छे थॉट्स देंगे। लेकिन ये काम कम से कम 7 दिन रोज सेम टाइम सवेरे करना है। और अगर तब करेंगे जब वो सोया हो तो बहुत इफ़ेक्टिवली काम करेगा। ऐसा करने से, लव की फीलिंग देने से उसके अपने जो अच्छे संस्कार वो जागृत होंगे और निश्चित रूप से उसमें सुधार आएगा। तो घृणा भाव न हो,
प्रेम भाव बढ़ जाए, आदेश का भाव न हो, एक स्वमान में स्थित होकर अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाए, उसकी सोई हुई चेतना को जगाना है। कई बार माँ बाप ये भी कहने लगते हैं तुम कोई काम का नहीं, पढ़ता नहीं, बुद्धू है, तुम क्या करोगे ज़िंदगी में, नेगेटिविटी बहुत जाती है, उसको थोड़ा जगाना है अप्रिशिएट करके, तुम बहुत अच्छे हो। जब बोल भी बोलो, ये टाइम तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर हो जाएगा, तुम भी संसार में बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकोगे, तो निश्चित रूप से उस बच्चे में परिवर्तन आ जाएगा। थैंक यू सूर्य भाई, आपने बताया कि कैसे एक तो मोबाइल का कंट्रोल करें। वैसे भी मैंने देखा है कि जनरली 9 AM to 9 PM ऐसा हम कुछ टाइम फिक्स कर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं या कम्युनिकेट करने के लिए, तो लोगों को आदत पड़ जाती है कि वो उसी टाइम में आपको कम्युनिकेट करेंगे। तो डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए। तो दूसरा आपने बताया कि अफर्मेशंस बहुत ज़रूरी हैं, एक पर्टिकुलर संकल्प लेना, और अगर 7 डेज़ कॉन्टीन्यूसली उसको सेम टाइम पे करेंगे तो बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से उनकी हैबिट्स चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है शीलू दीदी के लिए कि कभी कोई व्यक्ति बिल्कुल गलत होता है लेकिन मानने और सुनने को तैयार नहीं होता, हमें उनसे अलग भी नहीं हो सकते और उनकी गलत बात को सहन भी नहीं कर सकते, तो हमें ऐसे में कोई आप सॉल्यूशन सुझाएं। सिलू दीदी। सूरज भाई के ने जो सुना है उनके साथ ही जैसे संबंधित है, तो मैं भी एक मिसाल देना चाहूँगी, एक उदाहरण देना चाहूँगी। एक माता हमारे पास आई और अपने वो बच्चे की शिकायत करने लगी कि मेरा बच्चा ऐसे ऐसे जो बताया संग के रंग में आ गया, रात को देर से आता है, और भी शिकायतें बहुत की उसकी। और मैं सदा कहती हूँ उसको, जब भी मिलता है मैं कहती हूँ मर जा मर जा मर जा, बस मर जा, यही मेरे मुख से निकलता है। बहुत दुखी हो गई हूँ बहन जी मैं उनसे, मैं क्या करूँ। तो पहले हमने उनसे पूछा, आप ये बताइए आप सचमुच चाहते हैं कि वो मर जाए? कहती नहीं 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 नहीं, चाहती नहीं हूँ। वो तो मैंने कितनी मान्यताएं मानी, कितने व्रत रखे, तब जाके बेटा हुआ है, मैं ऐसे नहीं चाहती। तो फिर मैंने कहा आप ऐसे क्यों कहती हो कि मर जाओ? आप चाहती नहीं हो तो जो चीज़ आप नहीं चाहती हो, जो बात आप नहीं चाहती हो, वो मुख से कहो भी तो नहीं। तो कहती भाई क्या करूँ बहन जी, मैं बहुत तंग हो जाती हूँ। तो मैंने कहा देखो आप अभी ये 3 काम करना। पहला काम ये करना, ये मुख से बोलना बंद करो। ये हो सकता है? उसने कहा कोशिश करूँगी। फिर दूसरी बात, जब भी आप उनको देखो तो उनमें उसमें कोई गुण भी है या नहीं, या केवल अवगुण ही अवगुण है, कोई गुण भी है उसमें, कोई विशेषता? तो उसने कहा पता नहीं क्या। फिर हाँ, ऑनेस्ट बहुत है, कुछ भी होता है ना मुझे बताता है, ऐसे छिपाता नहीं है, मुझे बताता है। तो मैं समझती हूँ ऑनेस्ट बहुत है। मैंने कहा देखो कितना बड़ा गुण है, आजकल के बच्चे बताते भी नहीं हैं अपने माँ बाप को क्या क्या करते रहते हैं, तो बताता है, ये बहुत बड़ी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये आप समझ लो। तो फिर हमने कहा अभी दूसरी बात क्या करो, जैसे ही आप उनको देखो उनके गुण पर नज़र जाए कि ये बहुत ऑनेस्ट है, ये बहुत ऑनेस्ट है। पहले तो मर जा ये बोलना बंद करो, दूसरा ऑनेस्ट है ये बुद्धि में सोचो, और तीसरा आप ये समझ सकते हो कि ये भगवान का बच्चा है। क्योंकि आपने कहा ना मैंने बहुत मान्यताएं मानी, इतने व्रत रखे, तब भगवान ने दिया। अब अगर ये भगवान ने दिया तो आप ऐसे महसूस कर सकते हो ये भगवान का दिया हुआ बच्चा है, ये जैसे मेरे पास अमानत है, ये भगवान का है। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये भगवान का है, मेरा है। क्योंकि ये मोह भी एक बहुत बड़ा दुखदाई है।
तो ये मेरा है ये न कह करके आप ये कहिए भगवान का भी बच्चा, ये भगवान का बच्चा है। और चौथी बात, ये जो समस्या है इनकी आप भगवान को दे दो, क्योंकि बच्चा उनका, उन्होंने दिया है। तो क्या ये आपकी जो समस्या है वो भगवान को दे सकते हो? भगवान ही इनका हल करेगा। आप ज़्यादा सोचो नहीं, बस आप मुख से मर जाओ कहना बंद कर दो, उसका गुण देखो। ये भगवान का बच्चा है, उन्होंने, भगवान ने दिया है मुझे संभालने लिए, ये समझो, अपना मोह ख़त्म करो और ये प्रॉब्लम भगवान को दे दो और फिर आप बताना कैसे है। तो 3 महीने के बाद उसने मुझे ईमेल किया और कहा बहन जी वो तो बहुत सुधर गया, बहुत सुधर गया। तो मैंने कहा कैसे सुधर गया? कैसे? जैसे आपने कहा ना वैसे ही मैंने किया और बिल्कुल सुधर गया। तो मैंने उनको कहा अभी आप माउंट आबू आइए और हम आपके बेटे से मिलना चाहेंगे। तो अपने बेटे को लेकर के आई और आश्चर्य की बात है, मैंने उनके बेटे से पूछा, सब पूछा। तो मैंने कहा अच्छा बदल कैसे गए? तो उसने पता है क्या कहा? उसने कहा मेरी माँ बदल गई ना। मेरी माँ बदल गई इसलिए मैं तो बदल ही गया। मैं चाहता था मेरी माँ मुझे ऐसे क्यों कहती है, आखिर माँ है मुझे और ऐसे कैसे कहती हो मर जाओ। तो मेरी माँ ने ये बोलना बंद कर दिया और मेरे प्रति वो प्यार जताया, भावना बहुत अच्छी रखी और बिल्कुल न्यारी हल्की रहती थी। मैं कुछ भी करता था, ये कुछ बोलती नहीं थी लेकिन प्यार ही जताती थी, कुछ नहीं कहती थी। और सचमुच मैंने कहा देखो मेरी माँ कितनी अच्छी हो गई है, अब मुझे भी अच्छा होना है। और सचमुच में बदल गया। तो मैंने कहा देखो दोष किसका था? किसका दोष था? हाँ? बच्चे का दोष या माँ का दोष, दोनों का दोष या किसी का दोष नहीं? हाँ? जो आप समझो। लेकिन ऐसे होता है, जो संबंध बदल सकते हैं, हम उनको एक पॉजिटिव सोच देते हैं, मेडिटेशन में से बहुत लाभ हम ले सकते हैं और किसी के जीवन में एक सुखद परिवर्तन ला सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स सीलू दीदी का। एक और क्वेश्चन है सूर्य भाई के लिए। हम कहते हैं कि हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अगर किसी के तरीके से या उनके कहे अनुसार चलते हैं तो वो बहुत हर्ट हो जाते हैं। अगर हम सबके कहे अनुसार चलेंगे तो हम तो कठपुतली बन जाएंगे। ऐसे में क्या करें? हमारे कार्मिक अकाउंट क्या बिगड़ते जाएंगे उनके साथ? परिवारों में हमें अपने व्यवहार से या ईगोलेसनेस से या क्रोध मुक्त रहकर नम्रतापूर्वक चलना चाहिए। देखिए परिवारों में जो ये समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं और जो एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, इसमें मुझे 2 बातें दिखाई देती हैं। ईगो बहुत बड़ा एक पॉइजन है जीवन के लिए, जो संबंधों में जहर घोल रहा है। दूसरा क्रोध, जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि मैं आत्मा पीसफुल हूँ। हम इन दोनों बातों पर जरा ध्यान दें। जितने आज डिवोर्स के केस भारत के कोर्ट में पहुँच गए हैं, मुझे तो एक बड़े वकील ने बताया 60 लाख डिवोर्स के केस कोर्ट में हैं। एक दूसरे को हर्ट किया, पर हम अपने वचनों से, अपने व्यवहार से, अपने ईगो से एक दूसरे को हर्ट करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि कुछ भी हो जाए मुझे हर्ट होना भी नहीं है? विचार करेंगे आप। एक दूसरा संकल्प मैं सभी को देना चाहता हूँ, सभी अपने से बात करें, अपने को देखें। मेरा ईगो इम्पोर्टेंट है या मेरे रिलेशनशिप? कभी कभी मनुष्य अपने ईगो को ज़्यादा वैल्यू दे देता है और संबंधों को बिल्कुल नकार देता है। जो आजकल लव मैरिजेज हो रही हैं, कोई 1 साल चल रही, कोई 1.5 साल, कोई 6 मास, कोई 3 मास, उसका कारण यही है।
एक दूसरे की भावनाओं को ठीक से नहीं समझते। अब इसमें जो दूसरा पहलू था कि क्या हम दूसरों की कठपुतली बन जाएं, क्या हम इस डर में जीवन जीने लगें कि कहीं मेरे से कोई हर्ट ना हो जाए, कहीं कोई मेरे से दुखी ना हो जाए, इसकी भी ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ चर्चा हो रही है, शीलू बहन ने बहुत अच्छी बातें आपको सुना दी। हम अपने संबंधों में गुड वाइब्रेशंस क्रिएट करें, इसकी बहुत ज़रूरत हो गई है। कई परिवारों में प्रेशर का माहौल ज़्यादा बना दिया गया है। एक खुली हवा, एक इजी एटमॉस्फेयर, एक बहुत स्वच्छंद वातावरण वहाँ नहीं मिलता है। इसलिए छोटी छोटी बात हर्ट होती है। हम स्पिरिचुअलिज्म में जब आए तो हमें एक सुंदर महावाक्य सुनने को मिला। मैं वो आपको सुना देता हूँ, जिस पर मैंने अपने जीवन में बहुत काम किया। जिस मनुष्य के पास अभिमान ज़्यादा होता है, उसे अपमान की फीलिंग ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं, बातें बड़ी नहीं होती, मनुष्य फील ज़्यादा कर लेता है। ऐसा सेंसिटिव अपने को बना दिया है कि हर चीज़ की बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है। हर्ट होने की बात नहीं होती, लेकिन हर्ट होते रहते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं, दूसरों की ओर प्यासी नज़रों से ज़्यादा देखते हैं, अपने को फुल रखने की मेहनत नहीं करते हैं, तो खालीपन है, इसलिए हर्ट होने की फीलिंग रहती है। लेकिन हमें ये ध्यान भी रखना है, हमारे कड़वे वचन, हमारे ईगो से भरे हुए वचन, हमारे क्रोध से भरे हुए वचन किसी को हर्ट भी ना करें। लेकिन हमें सदा ऐसी गुलामी में भी नहीं आ जाना है कि हम अपनी अच्छी बात दूसरों को कह ना पाएं। लेकिन ये ध्यान रखना है, ईश्वरीय महावाक्यों में बाबा ने, अब बाबा शब्द से आप परिचित होते जा रहे होंगे, बाबा ने हम सबको ये सिखा दिया, सत्यता कहो जरूर, लेकिन सभ्यता पूर्वक। तुम सत्यता को सभ्यता पूर्वक नहीं कहते तो तुम्हारी सत्यता प्रभावकारी नहीं होती, तुम्हारी सत्यता में बल नहीं होता, तुम्हारा सत्य कड़वा लगता है। लोग यही कहते हैं सत्य तो कड़वा होता है, सत्य कड़वा नहीं होता। भगवान सत्य है, लेकिन प्यार का सागर है, कड़वा नहीं है। सत्य बात कड़वे ढंग से कही जाती है तो सत्य कड़वा लगता है। तो हम अपनी सत्य बात भी कहेंगे, बहुत पोलाइटली कहेंगे, बहुत प्यार से कहेंगे, दूसरे के सम्मान का ध्यान रखते हुए कहेंगे अवश्य। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य को कुछ जगह ऐसा स्ट्रांग भी होना पड़ता है कि उसे अपने निर्णय लेने ही पड़ते हैं, भले ही 10 लोग हर्ट भी हो जाएं। उसमें हमें ध्यान देना होता है कि हमारा वो निर्णय, हमारा वो कार्य अंततः सबके लिए कितना कल्याणकारी होगा, कितना लाभकारी होगा। तो हम उस मोमेंट्री हर्ट होने को न देखकर एक लंबे काल का जो कल्याण और लाभ उससे होगा उसको देखेंगे। तो हमें स्ट्रांग भी होना है, सेंसिटिव नहीं बनना है, दूसरे के सम्मान का ख्याल भी रखना है। ओम शांति। एक और 2 क्वेश्चन है, सिमिलर से ही हैं शीलू दीदी के लिए। अगर कुछ भी गलत होता है तो मेरे हस्बैंड मुझे ही ब्लेम करते रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, माय हस्बैंड शाउट्स when he is in stress or he is overburdened, what should I do? मैं तो समझती हूँ कि जब हस्बैंड घर में आए और वो स्ट्रेस में है और कुछ भी बोल दे तो वाइफ को कैसे बिहेव करना है। पहले तो वो समझे कि कोई मेरे कारण स्ट्रेस नहीं है, ये ऑफिस में कुछ स्ट्रेस होगी और वो कहाँ निकाले अपना गुस्सा, कहाँ निकाले अपना स्ट्रेस, तो मुझ पर निकाल रहा है, कोई बात नहीं, हर्जा क्या है। ऐसे ट्रेन होती है ना, तो वो बफर होते हैं बीच में, जहाँ ट्रेन के 2 डब्बे अगर आपस में क्लैश भी करते हैं लेकिन अंदर बैठने वालों को महसूस नहीं होता है, क्योंकि वो सारा शॉक ले लेते हैं। इसी प्रकार मैं वो शॉक ले लूँ, इसमें क्या है,
अंदर में मुझे और ही दया आए कि इनको ऑफिस की स्ट्रेस है, कोई बात नहीं, इनके अंदर में कुछ भी नहीं है, अच्छा हुआ स्ट्रेस निकाल दिया। लेकिन अगर वाइफ भी स्ट्रेस में आ जाए तो वो एक मिसाल देते कि इट्स लाइक अ विशियस साइकिल। कैसा विशियस साइकिल हो गया? हस्बैंड बॉस ने उनको डांटा या कुछ किया और वो स्ट्रेस में आ गया, घर में आया, वाइफ को डांटा, वो स्ट्रेस में आ गई, वाइफ ने फिर बच्चे को डांटा, बच्चा स्ट्रेस में आ गया, वो बच्चे ने फिर अपने कुत्ते को डांटा, कुत्ता स्ट्रेस में आ गया और वो बाहर जैसे गया तो उसी समय उसके बॉस को ख्याल आया कि मैंने इतना डांटा है अपने सबॉर्डिनेट को, ये अच्छा नहीं किया, मैं जा कर के थोड़ा उनको अपना प्यार भी जताऊंगा और फ्रेंडशिप भी दिखाऊंगा। तो वो जैसे उसके घर एंटर ही हो रहा था, कुत्ते ने उसको काट दिया ना। तो देखो ये एक विशियस साइकिल बन गया। अगर वो बॉस इतना गुस्से न होता तो ये स्ट्रेस में ना आता, न पत्नी को स्ट्रेस में डालता, न बच्चे को डालता, न बच्चा कुत्ते को काटता, मना डांटता। तो ये कारण कौन, दोषी कौन? अब किसको हम दोषी माने? सारे ही दोषी हैं या कोई भी दोषी नहीं है? क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन उसमें अगर वाइफ थोड़ी ज़्यादा समझदार हो तो वही ख़त्म कर सकती है। अच्छा सुन लिया, शांत हो गई, उसको स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। और ये हम कहते हैं हमारी माताएं, हमारी बहनें इतनी उदार दिल है, इतना बड़ा दिल है, वो समझती है कि कारण क्या होगा। परंतु जैसे भाई साहब ने बताया, सूरज भाई ने, कि जहाँ ईगो है वहाँ अपमान महसूस होता है, अभिमान ही अपमान की महसूसता कराता है। तो सबसे पहले तो अभिमान को ख़त्म करना है, और अभिमान को ख़त्म करने लिए जैसे आत्मा का स्वमान हम बताते हैं, जिसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, सेल्फ एस्टीम कहते हैं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। क्योंकि आत्मा का ये सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे कोई अशांत नहीं कर सकता है। शांति मेरा मूल स्वभाव है, और अगर मेरा ये मूल स्वभाव है तो मैं कभी अशांत नहीं हो सकती हूँ, तो मुझे कोई अशांत कर ही नहीं सकता है। अगर अशांत होती हूँ तो ये मेरा ईगो ही मुझे अशांत करता, अभिमान। तो उस अभिमान को ख़त्म करने लिए आत्मा के स्वमान में रहें, यही हमें राजयोग सिखाता है। तब देखो घर कैसे स्वर्ग बन जाता है। एक दो के दोष को न देख करके एक दो की अच्छाई को देखते हैं। हम तो यही कहते हैं, कई बार परिवार के अंदर गूंगा भी बनना पड़ता है, बहरा भी बनना पड़ता, अंधा भी बनना पड़ता है, समझ लो। तीनों बनना पड़ता है अगर हमको परिवार में प्यार प्रेम से रहना है और शुभ भावना देनी होती है। कई बातें हमें अच्छी नहीं लगती है पर देखते हैं, कई बातें हमें अच्छी नहीं लगती पर सुनते हैं, कई बातें हमें अच्छी नहीं लगती है, हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं, हम भी फिर बोल देते हैं, जवाब दे देते हैं। लेकिन तीनों में हम तो यही कहेंगे, कई बार हम लोगों को बाबा कहते थे कि बस मैं चुप रहूँगी, एक चुप 100 सुख, ये हमेशा अनुभव करो। अब लिख के दे दीजिए, हाँ, एक चुप 100 सुख, ये अगर हम बुद्धि में रखें तो वहीं झगड़ा खत्म हो जाएगा। बातें ज़्यादा नहीं होती है, बात तो बीत भी जाएगी, लेकिन हम उसको जब पकड़ के रखते हैं ना, वो बात को बढ़ा देती है, बाकी बात तो बड़ी नहीं होती है। हमारी दादी गुलजार कहती थी, बात तो आई और गई, वो तो रुकती नहीं है, पर हम उसको पकड़ के रखते हैं, और पकड़ के रखते हैं तो खुद को ही दुखी करते हैं। ओम शांति। अभी काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं हमारे पास, अगर फिर भी किसी को देना है तो भाई जो वीडियो में बैठे हैं उस तरफ ही आप देंगे, इस तरफ आने की बजाय, तो सहज रहेगा। अभी सूर्य भाई जी के लिए एक क्वेश्चन है। वैसे तो 4-5 एक ही पेपर में लिखे हुए हैं कि नौकरी पर कई बार मैं सही होता हूँ, फिर मेरे सीनियर्स मुझे डांट देते हैं, उस समय मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, तो उस परिस्थिति में मैं क्या करूँ? घरवाली और मम्मी के साथ भी बैलेंस कैसे बनाएं विवादों के मामले में?
मेरी बेटी पढ़ाई नहीं करती है, समझाने पर भी कुछ समझती नहीं है। मैं पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहती। छोटे बच्चों का डेवलप कैसे करें, सास और बहू के बीच रिश्ता कैसे अच्छा बनाएं, कंपनी एंड वाइफ को कैसे खुश रखें, फाइनेंशियल वीक कंडीशंस में मैं क्या कुछ करूं। छोड़ा ही नहीं है, बस काफी हो गया। तो पता नहीं किसने पूरा खुद अच्छे बन जाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। जैसे सीलू बहन ने कहानी सुनाई थी माता की, ये सब सिचुएशंस बढ़ती जा रही हैं। सीनियर्स डांटते हैं, टेंशन को ट्रांसफ़र सब लोग कर रहे हैं। अब सीनियर अपनी पत्नी से लड़के आया है, वो अपने साथी को नीचे वालों पे उतार रहा है अपनी स्ट्रेस, वो किसी और पे उतार रहे हैं। ये विशियस सर्किल तो चलता आ रहा है। परंतु अगर हम अपनी मनोस्थिति को संभालना सीख लें, यहाँ स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत हम सब ने सीखा, स्वयं के राजा बनो, कंट्रोल योर ओन सेल्फ फर्स्ट। स्वयं के राजा बनो, तुम सब पर सहज ही कंट्रोल कर लोगे। चाहे बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनकी बात है। अभी सीनियर ने इसको डांटा और इनको बहुत क्रोध आया, यही गड़बड़ हो गई। क्रोध से हमारी जो सटिल पावर्स हैं, हमारे अंदर जो सटिल एनर्जी है, वो जल के नष्ट होने लगती है, हमारा प्रभाव कम हो जाता है। आप ये समझ लें, बच्चों और माँ बाप के संबंधों में बच्चे, माँ बाप अगर बहुत निगेटिव हैं, माँ बाप को यदि क्रोध आता है, माँ बाप भी यदि व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं, अब देखियो इनमें सब बातें जो आती हैं वो सत्य नहीं होती। हो सकता है 50% बातें ऐसी आती हों, बेकार की होती हों। आजकल जो ये टू मैनी इन्फॉर्मेशंस मनुष्यों को मिलने लगी है ना, इसने बहुत गड़बड़ की है। क्योंकि हमारे हर ऐसे संकल्पों से हमारी जो सटिल एनर्जी है वो नष्ट होती है, और जब ये एनर्जी नष्ट होती है तो हमारे बोल में प्रभाव ही नहीं रहता। फिर बच्चों को आप कहेंगे पढ़ो, वो सुनेंगे और निकाल देंगे। हमें अपने को प्रभावशाली बनाना है, तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं श्रेष्ठ स्वमान की, बहुत पॉजिटिव होने की, अपने एटीट्यूड्स को भी बहुत पॉजिटिव करने की। अब लड़की ये कहते हैं, चाहते हैं लड़की पढ़े और लड़की पढ़ना नहीं चाहती। ये जो दोनों के विचारों में अंतर है, इसको ठीक करना पड़ेगा पहले। इनकी चाहना ठीक है कि लड़की पढ़े, पर लड़की की चाहना को भी जगाना, इसके लिए हमारे पास स्पिरिचुअल पावर भी होनी चाहिए। तो मैं तो ये देखता हूँ, मैंने हजारों परिवारों को अपने यहाँ देखा, क्योंकि मैं सोचता रहता था कि कुछ परिवारों में बहुत शांति है, कुछ परिवारों में 3 ही लोग हैं तो तीनों के ही मुँह 3 दिशाओं में हैं, आखिर बात क्या है। तो अंततः परिणामतः ये पाया कि जहाँ एक की भी मनोस्थिति श्रेष्ठ है, उसके विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, सुखदायी हैं, हमारे विचार वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, घर में उस तरह का माहौल बन जाता है और सुख शांति बनी रहती है। तो हर एक व्यक्ति अपने घर में, अब मैं आप सबको ही कहूँगा, आप जो यहाँ बैठे हैं, हर एक अपने को जिम्मेदार समझे कि मैं क्रिएटर हूँ, मुझे अपने घर के वाइब्रेशंस को बहुत सुंदर बना देना है। ये मेरे अंदर पावर है, जैसा हम सोचेंगे वैसे वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएंगे। अब देखिए गर्मी पड़ रही है बहुत, आपने गर्मी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, अपने घर में एसी चला दिया, सभी की गर्मी पूरी हो गई ना। हम भी अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे तो हर व्यक्ति अच्छा सोचेगा, उसमें भी माँ और बाप जो परिवार के क्रिएटर हैं, उनके हर विचार का इफेक्ट
संतान पर पड़ता है। इसलिए परिवार संबंधी जितनी भी ये समस्याएं चर्चा में आई हैं, इनको माँ बाप अपने को रेस्पॉन्सिबल मानते हुए अपने विचारों को सुंदर करें। न केवल अपने बच्चों के लिए, सभी के लिए अपने मन को शुभ भावनाओं से भरें, सुख देने का संकल्प करें सबको, अपने विचारों को प्योरीफाई करें। आपके विचारों से वाइब्रेशंस बनेंगे, बच्चे भी ठीक हो जाएंगे और आप ये देखेंगे आपका बॉस भी आपको डांटेगा नहीं। आप करके देख लीजिए, हमारी निगेटिविटी और बॉस की निगेटिविटी दोनों में अट्रैक्शन हो जाता है। आप अपनी मनोस्थिति को श्रेष्ठ बनाएं। जो बाबा ने हम सबको एक सिद्धांत सिखाया, स्वमान में रहो, सब आपको सम्मान देंगे। जो मनुष्य स्वमान में रहता है, सम्मान परछाई की तरह उसके पीछे आता है। अब बॉस ने डांटा, आपको गुस्सा आ गया, तो स्वमान उतर गया आपका, तो बॉस को सम्मान नहीं रहेगा। फिर बॉस का वही होगा, कुत्ता आएगा उसको काटेगा, फिर तो मज़ा सारा बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं घर में, तो आपका घर सचमुच मंदिर बन जाएगा और वहाँ रहने वाला हर व्यक्ति सुखी होगा, आज्ञाकारी होगा, एक दूसरे के लिए सम्मान करेगा। ओम शांति। इसमें सीलू दीदी के लिए एक क्वेश्चन है कि मतलबी और धूर्त सहकर्मी से कैसे दोस्ती बना के रखें। कोई मान लो बहुत नेगेटिव है, आपके बारे में परचिंतन करता रहता है, तो दुश्मन से दुआएं कैसे लें? बहुत सुंदर है ये प्रश्न। बाबा तो हम बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे तुमको अपकारियों पर भी उपकार करना है। अब अपकारियों पर भी उपकार कैसे करेंगे? कई बार हम देखते हैं कि फलाना मेरी ग्लानि कर रहा है, पता है ये ग्लानि कर रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, मेरे लिए बुरा भला कह रहा है, वातावरण बना रहा है, लेकिन लोग भी कोई ऐसे नहीं है कि उनकी बातों में आ जाएंगे। अगर हम सच्चे हैं तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं। पहली बात तो ये, हमेशा कहा जाता है, एक सिंधी में कहावत है, सच तबीठो नच। हाँ, जो सच्चा होता है ना वो तो नाचता है, चाहे लोग कुछ भी कह दें। तो इसीलिए जो सच्चा है वो डरता नहीं है, क्योंकि अंदर में कोई खोट नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मन साफ है, स्वच्छ है, इसलिए डरने की तो कोई बात ही नहीं है। और ही कहा जाता है, दुनिया में कहते हैं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। जो हमारी निंदा करता है वो मेरा सच्चा मित्र है, क्योंकि हो सकता है मेरे में कमी हो और वो मेरी कमी सुधारना चाहता है, इसलिए तो निंदा करना माना क्या, मेरी कमी बताना। तो वो चाहता है मैं सुधरूं, तो इसीलिए अगर वो मेरी निंदा करता है मैं सुधर जाऊं, अच्छा है मेरे लिए, मुझे फ़ायदा ही होगा कि मैं सुधर गया। पर मेरा ईगो मुझे वो सुधरने के लिए कहता नहीं है, वो कहेगा क्यों ये कह रहा है, तुम भी इसका सामना करो। तो अगर है कोई कमी और वो ग्लानि मेरी कर रहा है तो मैं बदल जाऊं, इसमें क्या है, झुक जाऊं। दादी जी हमेशा कहा करती थी, हारमनी, ये हारमनी हॉल में हम बैठे हैं ना, तो दादी जी को ये हारमनी शब्द बहुत अच्छा लगता था। वैसे तो हिंदी शब्द, इंग्लिश सब शब्द है, लेकिन दादी उसको हिंदी में लेती थी। हार मानी झगड़ा टूटा, हारमनी कहते ना, तो हार मानी झगड़ा टूटा। अच्छा, उसने कुछ कह दिया, ठीक है, सॉरी, मैं आगे नहीं करूँ, इसमें क्या होता है कहने। लेकिन अगर वो मेरी भूल नहीं है और वो मुझे गिराना चाहता है, दूसरों की नज़रों में मुझे गिराना चाहता है, तो पहले तो हमें डरना नहीं है। दूसरा है, हम अगर हमारी कोई भूल नहीं है तो हम उनके भी शुभ चिंतक रहते हैं कि चलो कोई ऐसा कर्मों का हिसाब किताब होगा, पता नहीं किस जन्म का कोई हिसाब किताब होगा, वो चुकता हो गया, अच्छा है। मेरे सिर पर कोई ऋण था, वो मैंने कर्जा चुकता कर दिया, इसका मैं हल्की हो गई।
सचमुच हमने देखा है कि अगर हम उनके प्रति कोई भी बुरी भावना नहीं रखते हैं और उनके आगे नम्र रहते हैं तो हमने देखा है कि वो व्यक्ति बदल जाते हैं। पर हमारे अंदर भी अगर अशुभ भावना है, हम उनके लिए बुरा सोचते हैं, तो नेगेटिव से नेगेटिव अगर टकराएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव थोड़ी बनेगा। इसीलिए हम अपने आप को देखें। एक और बहुत सुंदर कहावत है, बहुत सुंदर किसी ने कहा है, भगवान को कहा, गॉड टेक केयर ऑफ माई फ्रेंड्स, आई विल टेक केयर ऑफ माई एनिमीज़। हे भगवान, मेरे दोस्तों से मुझे बचाओ, अपने दुश्मनों से तो मैं खुद ही निपट लूँगा। क्योंकि वो जिसको मैं दोस्त समझ रहा हूँ वो सचमुच कहाँ तक दोस्त है। हो सकता है मेरे मुख पर मेरी प्रशंसा करता हो और मेरे पीठ के पीछे पता नहीं क्या ग्लानि करता हो, हाँ, परंतु जो मेरे सामने कर रहा है वो तो सच्चा मित्र है। एक तो मेरा हिसाब किताब चुकता हो रहा है, दूसरा उसको मैं समझ गई ये क्या चाहता है, कैसा है, तो इसलिए वही मेरा सच्चा मित्र है, क्योंकि मुझे समझा रहा है क्या करो, और दूसरा मेरा हिसाब किताब चुकतू कर रहा है। और तीसरी बात है कि अगर उसका व्यवहार इस प्रकार है तो हम अंदर में ये सोचते हैं कि ये आत्मा तो बहुत अशांत है, ये बहुत दुखी आत्मा है। और जो अशांत होता है, जो दुखी होता है, हमको उस पर तो दया आती है, हम उससे नफरत थोड़ी करते हैं, दया आती है। बेचारा कहेंगे ना, बेचारा, एक रास्ते पर जा रहे एक पागल व्यक्ति है, मान लो वो जैसे हम जाएंगे हमको देख करके थूकेगा भी और गाली भी देगा, क्या भी करेगा, तो क्या हम नाराज़ हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, ये क्यों ऐसे करे, अंदर में दया आती, बेचारा, बेचारा कहते हैं ना। तो बेचारा क्यों कहा, क्योंकि वो समझ नहीं रहा है और वो ऐसे कह रहा है, उसकी समझ से वो बात समझ में आती नहीं बात। इसलिए मैं तो समझदार हूँ ना। इसलिए जब हम लोग एक विषय लेते सहन शक्ति, ये बहुत बड़ी शक्ति है, तो उसमें मिसाल देते हैं कैसे एक आम का पेड़ है, उस पर आम लदे हुए हैं, लेकिन एक बच्चा वो आम को देख के थोड़ा आकर्षित हो जाता है, पत्थर मारता है, लेकिन वो आम का पेड़ उसको पत्थर रिटर्न में नहीं देता, आम देता है, क्योंकि जिसके पास जो चीज़ होगी वही देगा ना। तो अगर मैं ये समझती हूँ मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो मुझे उसको शांति देनी, वो बहुत अशांत है, बहुत दुखी है, खुद ही खुद से परेशान है, इसीलिए ऐसे कह रहा है। अगर वो सचमुच बहुत संतुष्ट होता अंदर में तो ये ऐसे बातें नहीं करता। तो इसीलिए मुझे दया भी आती है अंदर में, उसको देख करके अंदर में आता है कि मुझे इतनी अंदर में प्राप्ति है, संतोष है, मैं उसको भी ये बांटूं, तो कभी ऐसे बुरा लगता नहीं है सचमुच। और अंत में तो सत्यता की जीत होती ही है, क्योंकि कोई ऐसे लोग पागल नहीं है जो उस रूप से ही देख सुनेंगे या उसी को स्वीकार करेंगे। तो हम लोग कहते हैं एक तो हम खुद ही कैसे बने, हम अगर किसकी ग्लानि करते हैं तो वो भी हमारी ग्लानि करेगा। हम अगर चाहते हैं कि मेरी कोई ग्लानि न करे तो मैं भी किसी की न करूं। हो सकता है मैंने उसकी की हो, इसलिए वो समझता है कि इसने मेरी की, मैं भी कुछ करूं, मैं भी उसको दिखाऊंगा। तो अगर मेरी भावना अच्छी है तो ऑटोमेटिकली उसकी भावना भी धीरे धीरे, अगर है भी ठीक, नहीं मानो, वो भी ठीक हो जाएगी। ये हम मानते हैं, यही हम लोग यहाँ सीखते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू शीलू दीदी। अभी दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं भाई जी के लिए। अगर हम सभ्य रूप से ऑफिस में काम करते हैं तो प्रमोशन जल्दी नहीं होती और सब लोग आगे बढ़ते जाते हैं, हम लोग पीछे रहते चले जाते हैं। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एक और दूसरे का है कि आई डू माई प्रेस्क्राइब्ड जॉब, तो जो भी मैं मतलब जॉब करता हूँ तो बॉस को उसका अप्रिसिएशन मिलता जाता है और उनको प्रमोशन हो जाती है और हमें अप्रिसिएशंस नहीं मिलती। तो इस नेगेटिविटी को, इसको कैसे ओवरकम करें और कैसे हम अपने जॉब के ऊपर कंसंट्रेट करते रहें? ये आजकल कुछ जगह पर देखने में आता है कि कार्य किसी ने किया, एप्रिसिएशन किसी की हो गई,
आजकल तो पीएचडी वालों को भी ये कहीं कहीं फेस करना पड़ता है। थेसिस किसी ने लिखी, पीएचडी की डिग्री किसी और को दे दी गई। और ये ठीक बात है कि जो लोग सहज भाव से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनको थोड़ा सा प्रमोशन आदि में दिक्कत होती है। पर मैं आपको एक सच्ची कहानी दूसरी भी सुनाता हूँ। अभी अभी एक युवक हमारे पास आया जो बचपन से ही इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पे चलता है। वो जूनागढ़ का है और उसने बीटेक किया था और उसकी पहली पोस्टिंग जूनियर इंजीनियर के रूप में इरिगेशन डिपार्टमेंट में हुई गुजरात में। उसने अपना कार्य इतनी ईमानदारी से किया, 3 साल में उसको असिस्टेंट इंजीनियर बना दिया गया। अगले 3 साल में उसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया। इतना अच्छा एफिशिएंट काम उसका था। अगले 3 साल में उसको सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बना दिया गया। और अभी आया था 1 हफ्ता पहले, मुझे पता नहीं था कि वो बहुत आगे बढ़ गया है। मैंने उससे पूछा, एक्सीएन तो बन गए होगे आप? उसने कहा, मैं एक्सीएन तो बहुत पहले था, मैं एडिशनल चीफ इंजीनियर हो गया हूँ और अगले साल मैं चीफ इंजीनियर बन जाऊँगा। मात्र बीटेक किया हुआ, एमटेक भी करते हैं और भी कई कोर्सेज लोग कर लेते हैं। तो एक और क्वालिफिकेशन, दूसरी ओर कर्मठता, दोनों का अलग अलग महत्व है। ये सच है कि आजकल संसार में बिकॉज ऑफ करप्शन और बहुत सारी चीज़ें, कई बार अयोग्य व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं और योग्य व्यक्ति पीछे रह जाते हैं। ये उस डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा लॉस होता है, उस कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। कोई कंपनी या कोई बड़ा डिपार्टमेंट तभी आगे बढ़ता है जब जो योग्य व्यक्ति हैं वो आगे जा रहे हों। लेकिन हमारे इस सारे जीवन के खेल में हमारे पास्ट के कर्मिक अकाउंट का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने में आता है। उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कई बार मनुष्य बहुत मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाता और कई लोग सहज आगे बढ़ते हैं, जिसको लोग कह देते हैं बड़ा भाग्यवान है। भाग्य और कुछ नहीं, कुछ पुण्य कर्म आगे आ रहे हैं, साथ चल रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए, यदि ऐसी स्थिति बनती है तो घबराएं नहीं, निगेटिव ना हो जाए। मैं हमेशा एक चीज़ सीखी जीवन में और वही बात आपको कहना चाहता हूँ। कोई एक द्वार हमारा बंद कर दे, हमें भगवान पे विश्वास हो, आप थोड़ा सा राजयोग कर लें, वो आपके 2 द्वार खोल कर रखेगा। कार्य आपने किया, एप्रिसिएशन आपके बॉस को चला गया, चलो आप खुश हो, मैंने एक अच्छा काम कर दिया, मेरे कार्य के कारण उसको एप्रिसिएशन मिल गया, प्रमोशन मिल गया। लेकिन आप हार न माने। जीवन में ये याद रखना है, जो बार बार हारने के बाद भी हार नहीं मानता, विजय उसके पास अवश्य आती है एक दिन, सफलता उसके चरण चूमती है। इसलिए अपनी कर्मठता को चालू रखें, अपनी ईमानदारी को चालू रखें। क्योंकि जब लोग देखते हैं कि चालाक लोग आगे बढ़ रहे हैं, जेंटिल लोग, ईमानदार लोग, ऑनेस्ट और सिंसियर लॉयल लोग पीछे हट रहे हैं, उन्हें कोई पूछता नहीं है, तो मनुष्य सोचता है मैं भी यही मार्ग अपनाऊं। लेकिन वो मार्ग गलत है। हम अपने बलबूते पर आगे बढ़ें, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे जो योग्य व्यक्ति होता है। और जब आप राजयोग सीखेंगे तो आपको पता चलेगा ऊपर वाला भी आपको साथ देने लगा है, स्वयं भाग्य विधाता भी आपके भाग्य को चमकाने लगा है, तो आप तेजी से आगे निकल जाएंगे। जैसे मैंने इस युवक की कहानी सुनाई, वो पवित्र आत्मा है, वो बहुत अच्छा राजयोग करता है, वो डेली सवेरे जल्दी उठता है 4 बजे, ईश्वरीय महावाक्य सुनता है, अपने जीवन को सुंदर चला के रखता है। तो सारा जो स्टाफ है वो उससे बहुत ही प्रसन्न रहता है और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी आज तक लोगों ने उसका ही नाम दिया कि यही व्यक्ति योग्य है, यही व्यक्ति ये काम करेगा। तो हम इन सब बातों का ध्यान रखें, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। ओम शांति।
थैंक यू सूर्य भाई जी। अभी काफ़ी क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इसके बाद अभी कोई क्वेश्चंस ना दें, टाइम की सीमा है हमारे पास। नेक्स्ट सीलू दीदी जी के लिए क्वेश्चन है कि क्या हमारे सहन शक्ति की कोई सीमा होनी चाहिए? यदि हाँ तो हम कितना सहन करें? तो इसमें उन्होंने 2 उदाहरण भी दिए कि महाभारत और पृथ्वीराज चौहान, इसमें कौन सा निर्णय गलत था उन लोगों का, तो इसके बारे में थोड़ा सा। महाभारत में एक उदाहरण और एक पृथ्वीराज चौहान का, तो किसका निर्णय गलत था? नहीं, महाभारत का कोई उदाहरण इन्होंने मेंशन किया है। सैनी जी कौन है? तो महाभारत का क्या उदाहरण था? ओके, ठीक है शशि जी। तो ये निर्णय राइट था या रॉन्ग था? मतलब इनका ये है सीलू दीदी से। वैसे हम कहते हैं कि सहन करना एक शक्ति है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि अवश्य उसकी लिमिट भी है, क्योंकि एक होता है एग्रेशन, हमने उसी समय लड़ना शुरू कर दिया, झगड़ना शुरू कर दिया, मारपीट करना शुरू कर दिया, नहीं सहन किया। और दूसरा होता है सप्रेशन, एग्रेशन और सप्रेशन। तो एग्रेशन भी ना हो, हाँ हम लड़ना भी शुरू ना कर दें, और सप्रेशन भी ना हो कि अंदर में हम अंदर ही अंदर पीते जाएं, कुछ भी हम कहें नहीं, जवाब ना दें, तो ये भी ना होना चाहिए। जिसको हम कहते हैं नाइदर एग्रेशन नॉर सप्रेशन, इट शुड जस्ट बी एसर्टेशन। आप बताइए, कोई भी अगर बात है, आपके मन में क्या है, आप प्यार से भी कह सकते हैं वही बात गुस्से से भी कह सकते हैं। जैसे सूरज भाई ने कहा, सत्य कड़वा लगता है, परंतु वो सत्य अगर आप प्रेम से कहते हैं अपनी बात, तो वो कड़वी क्यों लगेगी। इसी प्रकार आप वो बात कहिए, पर मान लीजिए आपके कहने पर भी दूसरा नहीं समझता, तो फिर यू हैव टू अप्रोच अ थर्ड पर्सन, यानी जो निर्णय दे सकता है। जैसे हम कोर्ट में अपील करते हैं या FIR दर्ज करते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कानून को अपने हाथ में न लें। ऐसे ना हो कि उसने मुझे गाली दी और मैंने उसको थप्पड़ मार दी, मैं क्यों सहन करूं। अब उसे तो गाली दी, गाली कौन सी बड़ी बात है, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दो। आपने थप्पड़ मार दी, ये तो फिर बड़ा पाप किया, हाथ चलाया, और आपने थप्पड़ मारी और उसने उठा करके एक बंदूक लेके आपको मार भी डाला। मानो एनीथिंग ही कैन डू, गुस्से में तो मनुष्य क्या नहीं कर लेता है। तो चलो उसने गाली दी, आप अगर उस समय शांत रहते थे तो थप्पड़ न मारते थे, तो वो क्यों इतना उत्तेजित हो जाता। लेकिन मान लीजिए आप सहन कर रहे हैं और वो बात बढ़ती जा रही है, आप सहन ही करते जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कानून को हाथ में न लें। अप्रोच अ थर्ड पर्सन, अप्रोच दैट पर्सन हु कैन रियली हेल्प यू, और उनको कह करके अपनी बात कहें, और फिर उनको वो भी कह सके ताकि वो उनको समझा सके, और इसी के आधार से बात को तो हम सुलझा सकते हैं। कोई बड़ी बात तो होती नहीं है ये, परंतु हम ऐसे भी ना करें जैसे सास बहू की बात चल रही थी। चलो सास ने कुछ कहा, बहू ने कुछ कहा, और आपस में उनकी कुछ बनी नहीं। फिर सास ने जा कर के पड़ोसन को कह दिया, अरे मेरी बहू तो ऐसी है, ये तो ऐसी है। फिर पड़ोसन ने मेरी बहू को कह दिया, तुम्हारी सास तो तुम्हारे लिए ऐसे कहती है, मान लो। तो समाने की शक्ति भी नहीं रही, सहन करने की तो शक्ति रही नहीं, और तो और आग बबूला हो गई। और फिर बीच में बेचारा सैंडविच होता है, बेटा सैंडविच हो जाता है ना। अब वो माँ की सुने या पत्नी की सुने, किसकी सुने। तो अगर सास और बहू आपस में सुलह कर ले तो बेटे तक वो बात जाए क्यों, वो तो अपने
अपने व्यवसाय में या अपने कारोबार में बिजी होता है और यहाँ घर की भी बातों में परेशान हो जाए, किसको हाँ कहे किसको ना कहे। तो इसीलिए समझदारी यही होती है कि आपस में सुलह कर दो, तुम कुछ आगे मैं थोड़ा पीछे, या आप पीछे मैं आगे, इसको नेगोशिएशन कहते हैं। तो वो नेगोशिएशन हो जाए, एक टेबल पर बैठ करके बातें करें। कम्युनिकेशन चाहिए, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो बात इतनी होती है और कितनी बड़ी बन जाती है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग न हो, जो मेरी बात है मैं कह सकूं, आपकी जो बात है आप कह सको, कुछ आप माने कुछ हम माने, तो थोड़ा सा निरहंकारी होकर के नम्र बन करके एक दो की बात स्वीकार करें। वो एक मिसाल देते हैं ना, एक हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि एक वो ब्रिज थी, उस पर एक ही व्यक्ति जा सकता था, एक ही व्यक्ति। तो दिखाते दो बकरियां आई, एक तरफ वो भी आई और वो भी आई और आपस में भिड़ गई। अब भिड़ गई तो क्या होगा, दोनों ही गिर गई। लेकिन फिर ऐसे भी था कि एक बकरी समझदार थी, उसने क्या किया, वो झुक गई और दूसरी उस पर चढ़ गई और वो दूसरा पार हो गई, तो दोनों ही पार हो गए। तो दोनों ही पार हो जाए या भिड़े आपस में और लड़े और मर जाएं, ये तो सही नहीं है ना। तो समझदारी यही है कि कोई एक तो झुक जाए या फिर तीसरे व्यक्ति को अप्रोच करे जो आपको मदद कर सकता है। इसको हम लोग अष्ट शक्तियाँ बताते, जिसमें हम बताते कि सहन करो, फिर समाओ, लेकिन अगर वो अधिक हो जाए तो फिर उस परिस्थिति को परखना है, व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन इट इज़, वो परिस्थिति कैसी है, उस अनुसार फिर आप निर्णय लो कि इसका हम क्या निर्णय लें। और फिर जो भी निर्णय लो उस परिस्थिति का सामना करो, डोंट वरी, क्योंकि आपने सही निर्णय लिया। जैसे भाई जी ने कहा ये दूसरों के सबके कल्याण के लिए है, तो वो निर्णय लेना गलत नहीं है। भले एक को लगेगा लेकिन वो सबके कल्याण के लिए है, तो फिर क्यों ना वो निर्णय लो जो भी लेना हो। ठीक है, जिसने भी ये प्रश्न किया, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी। भाई जी के लिए दूसरा क्वेश्चन है, स्टूडेंट से रिलेटेड है। वो दोनों क्वेश्चन सिमिलर से ही हैं, तो मैं दोनों ही पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि माई सन गॉट 98% एंड अबव मार्क्स। वो बहुत हायर अचीवर रहा है 12वीं तक, सेल्फ स्टडी की है, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ MBBS कोर्स के अंदर, क्योंकि वो कोटा सिस्टम आजकल है, तो वो एडमिशन नहीं ले पाया, तो जिसके कारण वो डिप्रेस्ड है अभी, सिस्टम जो हमारा बना हुआ है। तो वो कैसे मैनेज करे कि हायर स्टडीज़ में जाए। तो ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है कि दो साथ पढ़ने वाले बच्चों में माहौल भी सेम है, स्टडी होने पर एक ज़्यादा प्रोग्रेस करता है उसी माहौल में और दूसरा कम करता है, तो अब वो कैसे प्रयत्न करे कि वो भी आगे बढ़े। तो ये दोनों क्वेश्चन। स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं कि मार्क्स भी बहुत अच्छे आ गए लेकिन मेडिकल में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से मन पर बुरा असर तो पड़ता ही है, क्योंकि रिजर्वेशन रहता है, भाई इस वर्ग को इतने % सीट मिलेंगी, इसको इतनी। लेकिन फिर भी मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि अगर एक जगह उसको अवसर नहीं मिल रहा, या तो वो दोबारा ट्राई करेगा, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें अपीयर करे। लेकिन अगर मान लो वहाँ उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो वो दूसरी हायर जो एजुकेशन है उनमें जाए। वो BSc कर सकता है, वो MSc कर सकता है, वो साइंटिस्ट बन सकता है, और बहुत सारे फील्ड हैं। लेकिन अगर उसको केवल मेडिकल में ही जाना था, यही उसकी एक इच्छा थी, तो वो दोबारा भी प्रयास कर सकता है, जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, या दूसरे कॉलेजों में भी कर सकता है। आजकल बहुत सारे कॉलेज खुल गए हैं और भिन्न भिन्न जगह एडमिशन मिलते हैं, और फिर मनुष्य अपनी योग्यताओं के आधार पे आगे बढ़ता ही है। अगर उसके 90% मार्क्स आए हैं तो निश्चित रूप से वो बुद्धिमान है, और वो जहाँ भी जाएगा वहाँ से वो एक सफल डॉक्टर बन जाएगा। एक ही माहौल में कोई आगे बढ़ रहा है और कोई नहीं बढ़ रहा है, वो तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसके पीछे भिन्न भिन्न
जो कारण हैं वो काम करते हैं। यहाँ आप सब बैठे हैं 400 भाई बहनें, अभी सब सुन रहे हैं। अब सुनने के बाद, क्लास के बाद यदि आपसे पूछा जाए, 10 लोगों से पूछा जाए क्या सुना, तो 10 के उत्तर अलग अलग होंगे ना, कोई थोड़ा मिला भी देगा उसमें। तो ये हर एक की बुद्धि की ग्रहण शक्ति कितनी है, उसका लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, उसने विजडम कितनी प्राप्त की है, उस पर भी निर्भर करता है। और जैसा मैंने एक चीज़ जोड़ी थी, वो सचमुच जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि पास्ट का कहीं कर्मिक अकाउंट जरूर इफेक्ट करता है। मैं एक लड़की की कहानी सुनाऊं, सच्ची कहानी। उसकी माँ उसको लेकर आई कि इसको डॉक्टर बनना था। डायरेक्ट, बहुत पैसे वाले थे वो, डोनेशन दे के मेडिकल में एडमिशन दिला दिया। 2 साल पढ़ी। 2 साल पढ़ने के बाद कहने लगी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो बोर हो रही हूँ, मुझे तो इंजीनियर बनना था, आपने मुझे यहाँ क्यों ला दिया। छुड़ा दी पढ़ाई। अब फिर और उसको 1 साल लगाना पड़ा इंजीनियरिंग में एंट्रेंस देने के लिए, कोचिंग करनी पड़ी। फिर इंजीनियरिंग में चली गई। फिर 2 साल के बाद वहाँ भी कहने लगी मेरा तो यहाँ मन नहीं लगता है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। अब माँ बाप भी तंग हुए, भाई क्या करना है तुम्हें, चलो आखिर बीएससी करा देते हैं, इसको ग्रेजुएशन करा देते हैं। अब ग्रेजुएशन करने के बाद उसने ये जो यूपीएससी है उसका एग्ज़ाम दिया और पहले ही अटैम्प्ट में उसका नंबर आ गया और वो फर्स्ट क्लास ऑफिसर बन गई। देखिए ये सच्ची कहानी है बिल्कुल। अभी इसमें क्या था कि उसकी डेस्टिनी उसको उस ओर अट्रैक्ट कर रही थी, जो उसका फ्यूचर था वो उस ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए न मेडिकल में उसका मन लगा, न फिर इंजीनियरिंग में उसका मन लगा। उसको जिस फील्ड में जाना था वहाँ वो फटाफट सफल हो गई, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो हमारा कर्मिक अकाउंट और हमारा फ्यूचर दोनों ही हमें अफेक्ट करते हैं, दोनों ही हमें अट्रैक्ट भी करते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं कि हम भाग्य के भरोसे जीने लगे, हम कुछ करें नहीं। भाग्य के भरोसे हम इसलिए नहीं जी सकते क्योंकि हमारे भाग्य का हमें पता नहीं होता, इसलिए हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। पर ऐसी सिचुएशन बहुत स्टूडेंट्स के सामने आती हैं। इसमें निराश होने की भी कोई बात नहीं है। जिस फील्ड में हमें जाना होगा हम निश्चित रूप से चले जाएंगे और एक ही वाइब्रेशंस में जो अलग अलग तरह की प्रोग्रेस बच्चे महसूस करते हैं उसके भी पास्ट के कारण उनके संस्कार इस पर इफेक्ट करते हैं। केवल वाइब्रेशंस ही इफेक्ट कर रहे हों ऐसा नहीं है। देखिए हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर में जहाँ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग यहाँ 250 संपूर्ण समर्पित लोग हैं। सब वेल एजुकेटेड हैं, कोई एमकॉम है, बीएससी बीए बहुत हैं, कि ने मेडिकल किया है, कि ने इंजीनियरिंग किया है, वो सब यहाँ रहते हैं। एक से ही वाइब्रेशंस हैं, एक सी एजुकेशन है, फिर भी सबकी प्रोग्रेस अलग अलग है। तो अंदर के स्किल्स भी कुछ होते हैं, मनुष्य के अंदर के छुपे हुए टैलेंट्स भी कुछ काम करते हैं और फ्यूचर भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है। तो ये इस तरह वर्क करता है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी दीदी के लिए क्वेश्चन है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं लगभग 3-4 वर्ष के, आपस में खिलौने को लेकर के बहुत झगड़ते हैं। उनको प्रभावशाली ढंग से कैसे समझाएं कि जो उनके अंदर कुछ परिवर्तन आए। छोटे अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं बच्चों को क्या समझाएंगे, थोड़ा तो समझा सकते हैं और क्या समझा सकते हैं। खिलौनों से खिलौने भी डबल कर दो परंतु फिर भी लड़ेंगे। जितने भी खिलौने दे दो फिर लड़ेंगे। लेकिन हम ऐसे नहीं कि खिलौने ही देते रहना है, लेकिन ये भी उनको थोड़ी तो समझ देनी है कि ये खिलौने तो आखिर खिलौने ही हैं, आप तो बड़े होंगे, आपको तो बहुत कुछ करना है। इनको कुछ और महत्वाकांक्षी बातें सुनाए, क्या खिलौनों के पीछे पड़े हैं। तो अच्छी अच्छी बातें उनको सुनाएंगे
तो फिर खिलौनों से जो लड़ना झगड़ना खिलौनों के लिए वो कम हो जाएगा। अच्छी बातें, माँ बाप उनको समय दे, माँ बाप समय दे करके उनसे अच्छी बातें करे, ऊंची ऊंची बातें करे, तो अपने आप उनकी बुद्धि खुलेगी और वो खिलौनों से उनकी बुद्धि हट जाएगी। मैं तो ऐसे समझती हूँ। समय देना पड़ेगा, माँ बाप को खिलौना दे दिया इससे ही नहीं हो चलेगा। माँ बाप को अपना समय देना पड़ेगा, उनको अच्छी सीख देनी पड़ेगी, समझ देनी पड़ेगी। बच्चे तो होशियार होते हैं, तो वो इतनी उनको सीख दे जो उसी सीख के आधार से अपने अंदर वो बच्चे परिवर्तन लाएं। यही हम चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू दीदी। अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। भाई जी के लिए है, बड़ा फनी सा क्वेश्चन है कि हाउ टू चूज़ लाइफ पार्टनर व्हेन इट कम्स टू अरेंज मैरिज। उसके साथ ही मतलब पार्टनर कैसे चुने शादी करने के लिए। और उसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है कि छोटी छोटी बातों में मेरे को बहुत टेंशन हो जाती है। अभी मैं अनमैरिड हूँ लेकिन घर का रेस्पॉन्सिबल हूँ, तो वो कहते हैं कि भाई आफ्टर मैरिज सब ठीक हो जाएगा। तो अब हम आफ्टर मैरिज कैसे रहेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आफ्टर मैरिज टेंशन तो ठीक नहीं होगी, डबल हो जाएगी भाई। मैंने इस खिलौनों की बात पे मुझे एक विचार आया, क्योंकि अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो लड़ते ही हैं। जब आप बच्चे थे आप भी लड़ते थे, ऐसे ही हम सब लड़ते थे। भाई बहनों में ये कॉमन बात होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं माताओं बहनों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मैंने दूसरे कुछ केसेस में इसका प्रयोग कराया। देखिए, बच्चा जब छोटा है तो वो पहली आवाज़ उठते ही, रोज़ सवेरे जब वो उठता है, पहली आवाज़ किसकी सुनता है? माँ की। हाँ, जो भी है, दादी हो या माँ हो, जो भी जगाएगी उसे पहली आवाज़ उसके मन में उसकी जाएगी। अब बच्चों को आपको पढ़ने के लिए स्कूल में तैयार वैयार करके भेजना है। अब बच्चे तो उठेंगे नहीं जल्दी, करवट बदलेंगे। एक बार आपने उठाया प्यार से, दूसरी बार थोड़ा और आंख दिखाई, उठो जल्दी, और तीसरी बार जब नहीं उठा तो क्या करती हैं माताएं दादियाँ? थोड़ा सा थप्पड़ तो खैर कम लगाएंगे, बच्चे छोटे हैं तो। किसी को शैतान कहेंगी, किसी को कुंभकर्ण की औलाद कहेंगी, दिमाग खा लिया, खून पी लिया मेरा, उठता नहीं है। आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सवेरे बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बड़े मनुष्यों से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। जो आप उन्हें बनाना चाहते हैं ना, सवेरे पहली आवाज़ दो उनको वही। बस मुझे ज़्यादा नहीं कहना। इसके बाद पार्टनर चुनने की बात है, मैं कहूँगा वो काम माँ बाप पे छोड़ दो तो ज़्यादा सफल पार्टनर मिलेगा। क्योंकि मेरे पास ही बहुत सारे केसेज, ये जो जिनके झगड़े चलते हैं ना पति पत्नियों के, युवकों के, बहुत आते हैं। लव करते हैं एक दूसरे से, लव मेक्स ए मैन ब्लाइंड, और उस प्यार में वो उनको समझ नहीं पाते। और जब साथ रहते हैं तो पता चलता है ये कैसा है, ये कैसी है, तब कहते हैं तो बड़ी गलती हो गई। तो केवल प्यार होना ही जीवन साथी बनाने का आधार नहीं बनाना चाहिए। प्यार एक पहलू है जीवन का। जब जीवन साथी बनाना है तो उसमें उनके संस्कार, उनके विचार, उनका व्यवहार, ये सब काउंट होते हैं। अब प्यार तो बहुत रहा, लेकिन वो लड़ाकू आ जाए आपके घर में तो सारा प्यार छुई मुई हो जाएगा 2-4 दिन में। होता है ऐसा। रही बात टेंशन की, टेंशन एक कमजोरी है, एक बीमारी है, सेंसिटिविटी है, कमजोर मन का ये रिजल्ट है। मनुष्य ने निगेटिव सोच सोच कर, मनोविकारों में रहकर अपने मन को बहुत कमजोर कर लिया है। इसलिए छोटी छोटी बातों में टेंशन होती है। इसलिए टेंशन को खत्म करने के लिए राजयोग तो सीखना ही पड़ेगा। सर्वशक्तिवान से शक्तियाँ लेंगे
मन पावरफुल होगा, हर बड़ी बात भी छोटी लगेगी, टेंशन होगी ही नहीं। क्योंकि अगर टेंशन में रहने की आदत पड़ गई तो शादी होने के बाद हर छोटी बात टेंस करेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं एक दूसरे से, और ये एक्सपेक्टेशंस मनुष्य को और सेंसिटिव बनाने लगती हैं। तो सभी राजयोग से बहुत पावरफुल बने। ये राजयोग कोई भक्ति या ध्यान लगाने की बात नहीं, ऑल माइटी से कनेक्शन जोड़कर उसकी माइट रिसीव करना है, ताकि हमारा मन पावरफुल बने, हमारी बुद्धि डिवाइन बने, और तब हमारे जीवन की यात्रा बहुत सुखद हो जाए। साथी कैसा मिल जाए, अगर योग की शक्ति होगी तो उसको भी ठीक कर लिया जाएगा। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी सीलू दीदी हमें 5 मिनट के लिए थोड़ा कमेंट्री के द्वारा मेडिटेशन भी कराएंगी। और इसके साथ ही है कि जॉब कार्य में कई चैनल होने के कारण कुछ लोग कार्य को टालने की कोशिश करते हैं, तो दिमागी टेंशन होती है। उसका भी आंसर पहले दिया जा चुका है। मैं जिस कुछ भी समझाता हूँ तो वो कहता है कि मुझे नहीं समझाए, मुझे सब पता है। ऐसी प्रॉब्लम को कैसे वाइब्रेशंस दें, और शारीरिक कष्ट हो तो मन को कैसे खुश रखें। दूसरों को इसके बारे में लेक्चर देना तो बहुत आसान है, लेकिन जब खुद पर बीतती है तो मन अशांत हो जाता है, तो क्या करें। तो है तो सुरेश भाई के लिए, लेकिन सीलू दीदी आप तन बीमार होता है, देखो मुझे बीमारी रहती है लेकिन मैं खुश रहता हूँ, सोचता हूँ मन को बीमार नहीं करना है। और जब हम ये अभ्यास करते हैं, ये तन अलग और मैं अलग, तन बीमार है मैं नहीं, तो थोड़ा हम डिटैच हो जाते हैं। और मेरे ये अनुभव हैं जीवन के कि मुझे कई सारी बीमारी आई लेकिन मुझे कभी भी पेन नहीं हुआ, पीड़ा हुई ही नहीं, दर्द हुआ ही नहीं। और उसका कारण मैंने यही देखा कि जब हम बॉडीलेस होते हैं तो डिटैच हो जाते हैं, और ये पेनफुल फीलिंग हमें नहीं होती है। बाकी योग सीखेंगे, बहुत सारी बातों का हल मिल जाएगा। अभी कमेंट्री से सभी योग करेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। रेड लाइट प्लीज। बहुत बहुत थैंक्स हमारे सीलू दीदी जी का और सूर्य भाई जी का, और आप सभी ने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। और अभी बहुत लोगों की डिमांड थी कि सीलू दीदी कमेंट्री के द्वारा मेडिटेशन कराएं, तो अभी आप बैठेंगे और बिल्कुल साइलेंस में बातें नहीं बिल्कुल करेंगे, और पूरा माइंड फोकस करके बस मैं केवल एक ही संदेश आपको देना चाहता हूं कि जब भी सुबह उठें तो पहला सेकंड, पहला संकल्प, पहला श्वास हम यही करें उठने के बाद कि मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ यहाँ पे बैठी हुई, और परमात्मा की मैं संतान हूँ। ऐसा हम रोज़ संकल्प करेंगे तो उस समय ब्रेन अल्फा लेवल में रहता है, हमारी काफ़ी एनर्जीज एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो थर्ड आई है, और रिलेशंस बहुत अच्छे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमारी दादी जानकी जी कहती हैं, जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं, नेवर रिएक्ट एंड नेवर रिजेक्ट एनीबॉडी। तो लाइफ में हम एकदम रिएक्ट ना करें, बात करें लेकिन ऊंची टोन में ना करें, तो हमारे संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और हमेशा कोशिश करें कि हम रिजेक्ट ना करें किसी को, हेलो हाय बनी रहे, और मीटिंग करके अपने डिफरेंसेस को दूर करते रहें। तो यही शब्दों के साथ मैं माइक हैंडओवर करता हूँ सीलू दीदी को। तो आपको अभी एक बहुत एक्सपीरियंस कराने के लिए कमेंट्री के द्वारा ओवर टू सीलू दीदी जी। ओम शांति। सभी सतर्क होकर बैठेंगे। आंखें भल खुली रखें। इस हॉल के पवित्र वाइब्रेशंस को अपने अंदर में लें। और आत्मचिंतन करें। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूँ?
मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है और मुझे क्या करना है। राजयोग के माध्यम से हमें स्वयं की पहचान मिल जाती है और जिस प्रकार एक कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, हम भी एक इनवर्ड जर्नी, एक आंतरिक यात्रा आरंभ करें खुद को पहचानने की और महसूस करें कि शरीर के भीतर मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ जो अजर, अमर और अविनाशी हूँ। ये शरीर तो विनाशी है, पर मैं वो चेतन आत्मा हूँ जो इस शरीर के पहले भी थी और शरीर के बाद भी रहूंगी। मैं आत्मा एक ज्योति हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, भ्रकुटी के मध्य विराजमान होकर मैं सारे शरीर का संचालन करता हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। मैं चाहूं तो इन इंद्रियों से काम लूं, नहीं चाहूं इनसे न्यारा बन जाऊं। ये शरीर एक वस्त्र के समान है। जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र रहते हैं, वैसे ही आत्मा ने ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है। मैं इन वस्त्रों से न्यारी आत्मा हूँ जो शुद्ध हो, पवित्र हो, शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, एक दिव्य शक्ति हो। यह सृष्टि रंगमंच मुझ आत्मा के लिए अभिनय करने का स्थान है। मुझ आत्मा ने अनेक शरीर रूपी वस्त्र धारण कर अनेक रोल बजाए, अनेक पात्र निभाए। अब मुझ आत्मा को
इनसे न्यारा बनना है। इस सृष्टि पर मैं आत्मा मेहमान हूँ, मुसाफिर हूँ। मेरा मूल वतन 5 तत्वों से पार अखंड ज्योति के महतत्व में है, जहाँ सूर्य, चंद्रमा, सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुँचता। वो मेरा मूल वतन है, शांति का धाम है। मुझे अब वापस वहीं जाना है। तो मैं आत्मा एक ऊपर की यात्रा करूं, पंछी बन आत्म पंछी उड़ान भरूं, 5 तत्वों से पार एक छठे महतत्व में, जो अखंड ज्योति का एक महतत्व है, जहाँ चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है, असीम शांति ही शांति है। मेरे चारों ओर शांति है। इस शांति के माहौल में, वातावरण में मैं शांति के सागर परमात्मा से मिलन मनाऊं, जो शांति का स्रोत है, दाता है, जिसकी मैं आत्मा संतान हूँ। उनके गुणों के अधिकारी हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की दिव्य संतान हूँ। जो शांति के सागर है, और मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप। शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा जाए। और अनुभव करे अपने मूल स्वभाव को, अपने सच्चे धाम को, अपने सत्य पिता परमात्मा को। अब इस शक्ति को स्वयं में धारण कर वापस लौटे। साकारी सृष्टि पर वापस आए और अपने हर सोच, हर बोल और कर्म द्वारा शांति प्रकट करें।
यही मुझ आत्मा का सच्चा कर्तव्य है। तो चली जाइए शांति की गहराई में, अति शांत। और फिर वापस लौटकर उसी शांत स्थिति में फिर से कर्म में आए। ओम शांति शांति।